मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहले सर से आग्रह करता हूं जो सर बुके देकर अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बहुत बहुत आभार प्रभात खबर की ओर से सब आप बता रहे। सर से आग्रह है जो अध्यक्ष जी का औपचारिक स्वागत करें और कार्यक्रम का विषय प्रवेश भी कराएं। सर ये हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की विषय है कि आज झारखंड विधानसभा के स्पीकर श्री अरविंद महतो जी हम लोगों के बीच में आज पधारे हैं और हम लोगों के आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है और प्रभात खबर संवाद में आज हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एक तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सब सवाल हमारे प्रभात खबर के सब साथी लोग ही पूछते हैं और एक तरीके से ये है कि जो हमारे अतिथि हैं वो अपनी बात रखें और उसमें राजनीतिक सामाजिक और सारी चीज़ें जो है जिसमें पता है जो भी विचार उनके हैं उनको हम लोग अखबार में भी स्थान देते हैं, हमारी वेबसाइट है उस पर भी सब हम लोगों का ये लाइव चलता है और इसके अलावा हम लोग अलग अलग उस तरीके से रखते हैं। रविंद्र महतो जी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं और प्रभात खबर से उनका काफ़ी नाता रहा है। बीच बीच में लेख हम लोगों को देखने को मिलते रहे हैं। इधर मैंने अपनी आपत्ति और जताई है, दर्ज कराई है कि लिखना पढ़ना थोड़ा सा हो सकता है, बहुत सारी राजनीतिक सरगर्मी चल रही हो तो थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो हम लोग अपेक्षा ही रहते हैं कि बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग विषयों पर उनके लेख आते रहते हैं और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व की विषय है। आज यहाँ पधारे हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि एक एक करके सभी जो हमारे साथी हैं सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछें और जहाँ ज़रूरत हो, बहुत ही ज़रूरत हो तभी काउंटर क्वेश्चन या उस तरह का हो जिससे कि सभी लोगों को एक अवसर मिल सके। तो कार्यक्रम की बिना कोई और औपचारिक करते हुए शुरुआत करते हैं और अगर आप कुछ बाद में अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसका भी एक अवसर रहेगा जिसमें आप तो शुरुआत करी जाए कहाँ से? हाँ, जी आनंद जो है सर नमस्ते। झारखंड विधानसभा में बतौर स्पीकर आपके लगभग 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। क्या अनुभव रहा शासन प्रशासन चलाने में और आपकी भूमिका से क्या आपने संतुष्ट हैं? देखिए, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में मैं समझता हूं कि आप तमाम लोगों को जानकारी है ही है और विशेष करके बतौर अध्यक्ष के रूप में 3 साल के अंदर में मेरा प्रयास और मैंने जो सोचा और जितना कर पाया वो आपके समक्ष सारा चीज़ है। सही मायने में आज सिर्फ हमारा ही झारखंड विधानसभा नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में जितने सारे विधानसभाएं हैं, जितने सारे राज्य हैं, जितने सारे प्रांत हैं, सारे प्रांत के विधानसभाओं को शायद आप लोगों के दृष्टिपथ में हमसे बेहतर आप लोगों का है। तो मैं इन तमाम चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दूसरे के परिप्रेक्ष्य में हमारा झारखंड विधानसभा कहीं से कम नहीं है। हमारे झारखंड विधानसभा के उत्पादकता के विषय में भी अगर आप पता करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस झारखंड विधानसभा का उत्पादकता भी कम नहीं रहा है। और ऐसे भी विधानसभा के अंदर में विधानसभा संचालन के क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कहीं व्यवधान उत्पन्न होता है और व्यवधान उत्पन्न होना ही लाजिमी है और हम लोग बड़ी धैर्य के साथ आसन में बैठ करके तमाम व्यवधान को झेलते हैं और व्यवधान का जो विषय लोगों के पास आप को लेकर के आसन के समक्ष आते हैं या सदन के समक्ष आते हैं उनको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। हाँ, इस विषय को इसलिए आपके बीच में हमने रखा कि हम लोग इस विषय को भी जानते हैं कि विधानसभा के अंदर विभिन्न विचारधारा के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं
और विभिन्न विचारधारा के लोग पहुंचने के क्रम में सबका अपना अपना सिद्धांत है, सबका अपना अपना नीति है, सबका अपना अपना फिलॉसफी है, सबका अपना अपना लॉजिक है। सब अपना अपना हिसाब से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन तमाम विचारों को, चाहे छोटे दल का हो जिनका संख्या विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कम है, या बड़े दल का हो, तमाम विचारों को समेट के ही विधानसभा को संचालन करना पड़ता है। मैं समझता हूँ इसमें झारखंड विधानसभा बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक रहा है। नमस्ते अध्यक्ष महोदय, हाल के दिनों में ये देखा गया है जो लोक संस्थाओं का स्तर गिरा है। झारखंड विधानसभा जो देश भर की जो विधानसभा है या संस्था, वो अपनी मर्यादा उनका जो था वो नीचे आ रहा है। क्या आप अपने कामकाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम अपने काम काज से संतुष्ट हैं। मैं आपको बता दूं, अपने देश के विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में झारखंड विधानसभा का भी नाम का उच्चारण आपने किया, लेकिन मैं इतना तो आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि झारखंड विधानसभा से जो भी माननीय सदस्य हैं, पक्ष के विपक्ष के सारे दल के, मैं समझता हूं कि राजनीतिक जीवन के लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब है सारे लोग अनुभवी हैं, इसलिए झारखंड विधानसभा के अंदर इस तरह कोई काम नहीं होता है जिसको आप संसदीय मर्यादा के प्रतिकूल समझते हैं। बात बहुत ज़्यादा आया है, विषय भी आया है, उसका गंभीरता को भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, लेकिन मर्यादित ढंग से ही आया है। झारखंड विधानसभा लगातार बाधित होते रही है, पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच जनता के सवाल छूट जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सही मायने में आप अगर बोले तो विधानसभा ही लोकतंत्र का ऐसा केंद्र है जहां पर पूरे प्रदेश के जनताओं का निगाह रहता है। पूरे जनता के लिए विधानसभा से कुछ निकल के आता है, इसलिए विधानसभा को बाधित करना या विधानसभा के कामकाज को बाधित करना यह अच्छा परिपाटी में कभी भी नहीं आता है। लेकिन माननीय सदस्य या किसी भी राजनीतिक दल के माननीय सदस्यगण अगर कोई ऐसा विषय आ जाता है तो अपना विरोधिता को दर्ज कराने के क्रम में कहीं कहीं थोड़ा बहुत इतर विशेष होते रहता है। इस चीज़ को हम लोग सामान्य परिपाटी के तौर पर मान लेते हैं और फिर आगे के कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का प्रयास भी करते हैं। तो आप अगर कहें कि स्तर गिर गया है, ऐसा बात नहीं है। आप झारखंड का जितना विधानसभा के अंदर में जितना कामकाज हुआ है, यानी कामकाज के मतलब माननीय सदस्यों के द्वारा रखे गए प्रश्न का जवाब, शून्यकाल में आप देखे होंगे, शून्यकाल में हर माननीय सदस्य 5 बजे उठ करके विधानसभा परिसर में जा करके अपना शून्यकाल को डालते हैं और विधानसभा के कार्य संचालन के नियमावली के तहत हम लोग उसको सिलेक्ट भी करते हैं और उनको पढ़ने का अवसर भी देते हैं। ऐसे कई चीज़ है जिसको माननीय अवसर है विधानसभा के अंदर में, जो माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा के पक्ष विपक्ष के सारे सदस्य इन अवसरों का भरपूर उपयोग करते हैं। सदन के अंदर जो विधायक कुछ करते हैं तो उन पे कार्रवाई हो जाती है, लेकिन हाल के दिनों में या पूर्व से भी आप सदस्य रहे देखने को आता है अधिकारी बहुत गंभीर नहीं होते हैं। कई बार आपके सीट से भी टिप्पणी होती है कि इस बजट सत्र चल रहा है, गंभीर विषय पर चर्चा और अधिकारी नहीं रहते हैं, कई वरीय अधिकारी नहीं रहते, कभी अधिकारी का पूरा जो दीर्घा वो खाली होता है। तो इस पे क्या लगता है कि अधिकारी सदन की प्रक्रिया को लेकर गंभीर हैं? देखिए, अधिकारी को तो बाध्यता है, उनका बाध्यता है कि अधिकारी को सदन के प्रति गंभीर होना ही पड़ेगा। अगर इस क्रम में कोई अगर गंभीरता प्रदर्शन करने के क्रम में अपना भूमिका को थोड़ा हल्का कर लेता है, लाइट कर लेता है, तो फिर आसन के तरफ से भी हो, सरकार के तरफ से ही हो, उन पदाधिकारी पर आलोचना समालोचना होते ही रहता है। उनको आदेशित निर्देशित किया जाता है कि भाई आप
सदन के कार्रवाई में पूर्ण समय तक आप अपना व्यय करें। और मैं समझता हूं जो सदन के प्रति गंभीर पदाधिकारी हैं वो सदन के कामकाज के क्रम में कभी अपने को वहां से अनुपस्थित नहीं रखते हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि हाउस के अंदर कई बार देखा गया है कि अधिकारी तथ्य पर जवाब नहीं दे रहे हैं, टू द पॉइंट जवाब नहीं दे रहे हैं। विधायक सवाल कुछ कर रहे हैं, जवाब कुछ आ रहा है, और कई बार तो विभागों से गलत जवाब भी आ जाते हैं, जिस पर आपका 1-2 बार नियमन भी हुआ। तो क्या ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया है, कोई कार्रवाई हुई है, क्या आपके संज्ञान में है ऐसा? जिस माननीय सदस्यों का सवाल आता है और संबंधित विभाग या संबंधित विभाग के अधिकारी उनका जवाब सही ढंग से नहीं देते हैं, कहने का मतलब है माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं अपने जवाब के माध्यम से, तो वहाँ भी एक नियम है कि माननीय सदस्य लिख करके आसन को लिख करके अपना असहमति जताते हैं और आसन पुनः उनको पत्राचार के माध्यम से सही उत्तर दिलाने के लिए उनको बाध्य करता है। तो प्रथम दृष्टया जो बात आपका है ये तो सही है, लेकिन जो भी माननीय सदस्य अपने सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं और आसन के समक्ष उस विषय को रखते हैं, तो आसन भरपूर प्रयास करते हैं कि माननीय सदस्यों को सरकार या सरकार के अधिकारी उनको संतुष्ट करें। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो विधानसभा है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, वहाँ विधायक अपने क्षेत्र की समस्या लेकर के आते हैं और जो जन समस्या होती है और जो नीतिगत मामला होता है, आप एज ए स्पीकर आप इससे छूट रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे, कितना खलता है आपको? देखिए, आप सही बात को बोल रहे हैं। हम लोग तो आप पिछले जब हम लोग MLA थे तो आपको पता होगा कि जिस दिन किताब में प्रश्न के जो किताब हम लोगों को छप के वितरित होता है, ऑर्डर पेपर जो जाता है, उस किताब में अगर हम लोगों का प्रश्न नहीं रहता था तो बड़ी दुख होता था। उस दिन लगता था कि बेकार आज विधानसभा हम लोग आए। उसके बाद जब प्रश्न का नंबर अगर दूर हो गया, जो प्रश्न नहीं पकड़ने वाला हो या सदन के अंदर में जो डिस्कशन में नहीं आता था, उसमें भी दिक्कत होता था। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत होता था कि मान लीजिए प्रश्न 1 नंबर या 2 नंबर में आ गया और संयोग बस सदन बाधित हो गया, हमारा नहीं होता तो बहुत तकलीफ होता था। इसलिए एक साधारण विधायक होने के नाते इन तमाम विषयों का तो मुझे जानकारी है, और आज स्पीकर हो जाने के बाद हम लोग अपना विषय को, अपने क्षेत्र के विषय को सदन के अंदर नहीं रख पाते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रखते हैं, हमारे माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, ये लोग भी अपना सवाल को नहीं रख पाते हैं। खैर, ट्रेजरी बेंच के लिए तो सुविधा है कि बहुत सारे विषय के काम करने में उनको छूट है, लेकिन हम लोगों को कभी कभी तकलीफ होता है। हम लोगों को अलग से संबंधित विभाग के माननीय मंत्री या सचिव को लिख करके चिट्ठी भेजना पड़ता है, जनता के चाहिदा के अनुकूल उस काम को कराने की प्रचेष्टा करते हैं। कभी कभी दूसरे माननीय सदस्यों के साथ जो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम होता है तो उनसे भी शेयर करते हैं कि भाई आप इस क्वेश्चन को करिए, ये आपका विधानसभा का भी विषय है, मेरा विधानसभा का भी विषय है। इस तरह से भी हम लोग किसी तरह से अपना काम को चलाते हैं। ये विपक्ष का एक बार आप पर भी आरोप लगाता है सर कि आप पक्षपात करते हैं, उनकी बातें सुन नहीं जाती। देखिए, ये सामान्य बात है, ये अति सामान्य बात है। आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि जो भी स्पीकर होते हैं, स्पीकर कौन होते हैं, और वो तो किसी दल के ही होते हैं। तो जब दल के होते हैं तो दूसरे दल के लोगों को ये कहने में बहुत ही आसान होता है कि भाई आप पक्षपातित्व करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब वो आसन पर बैठ जाते हैं और ऐसा विषय आपके समक्ष आता है और पक्षपातित्व करने का विषय जब आता है तो आसन को 100 बार सोचना पड़ता है कि हम इस विषय को कैसे करें। इसलिए इसको करना पड़ता है कि आखिर इसके बाद भी आसन को आलोचना समालोचनाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम ऐसा काम न कर दें ताकि लोग प्रत्यक्ष रूप से हमको आलोचना या समालोचना के अंदर ले ले और हमारा
जो जस है ये अपजस में बदले, ये नहीं चाहता है। इसलिए उस समय हम लोग विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पक्षपातित्व से बच के काम करने का प्रयास करते हैं। सर रविशंकर, आपने विधानसभा में कई बार कहा है कि मैं बीपी की दवा खाकर आया हूँ, हल्ला करते रहिए, मैं कुछ सुनूंगा नहीं। तो क्या एक जानना ये चाह रहे थे हम लोग सर कि जो है स्पीकर की कुर्सी और सदन के हो हल्ला ने आपको बीपी का मरीज बनाया है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सही मायने में बीपी का दवा तो लेता ही हूँ। लेकिन आपको एक बात बता दें, जब अनावश्यक रूप से कुछ विषय सदन के अंदर में उठ जाता है, अनावश्यक जब सदन का समय बर्बाद होता है तब तकलीफ होता है, तब बीपी हाई होना लाजिमी होता है। एक तो मान लीजिए पूरे जनता के गाड़ी कमाई के खर्च से सदन का संचालन होता है, और एक सदन संचालन होने के क्रम में सरकार का काफ़ी खर्च भी होता है, और काफ़ी खर्च होने के बाद इस समय को अगर सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत तकलीफ होता है। तो इसीलिए कभी कभी आसन को कठोर भी होना पड़ता है कि ताकि माननीय सदस्य इस समय के गंभीरता को समझे, और इस समय के गंभीरता को समझ करके कि जनहित में सही अपना निर्णय ले। उसमें और एक दूसरा बात है कि मान लीजिए कोई 2 या 4 माननीय सदस्य, किसी एक दल के माननीय सदस्यों का कोई विषय को लेकर के आपत्ति होता है, और सदन के अंदर में बाकी कई दलों के माननीय सदस्य हैं जो लोग चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। हम लोग सदन के माध्यम से या सदन का प्लेटफॉर्म को अपना जन समस्याओं को सुलझाने के प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और इस परिस्थिति में अगर एक दल इसको बाधित करने का प्रयास करता है तो बहुत तकलीफ लगता है। उसी समय कभी कभी प्रेशर हाई हो जाना ये लाजिमी होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, तब हम लोगों को भी सदन को स्थगित करके आसन छोड़ करके निकलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। लेकिन मिला जुला करके जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सदन संचालन करने का जो विषय है, मिला जुला करके इसी तरह का है। यही डेमोक्रेटिक सेटअप है, और उसी सेटअप के अंदर में रह करके आपको तमाम उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। और ये बहुत ही सहज और सरल नहीं है, ये अत्यंत ही जटिल है। आपके न्यायाधिकरण में दल बदल के कुछ मामले चल रहे हैं, मामला चलते हुए भी लंबा समय हो गया है, कब तक फैसला इस पे आने की उम्मीद है? आपने देखा होगा कि हमारा शुरू से ही प्रयास है। इसके पूर्व विधानसभा में भी आप दल बदल के 10th शेड्यूल का मामला देखा होगा। आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे उस समय क्या हुआ, उसके पूर्व विधानसभा में भी चला होगा। और जब मैं स्पीकर के रूप में आया तब भी ये दल बदल का मामला चल रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि त्वरित निष्पादन करने का प्रयास भी मैंने किया, लेकिन हमारे प्रयास करना ही तो सफिशिएंट नहीं होता है, वो तो पर्याप्त नहीं होता है। उसके बाद भी कुछ कुछ विषय आ जाता है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इस चीज़ को सहज रूप से एहसास करते होंगे कि स्पीकर साहब चाहते हैं जल्दी निष्पादन करने के लिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का इस तरह का व्यवस्था है कि कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से हम अगर फॉलो नहीं करके कुछ अगर करते हैं तो वो भी न्याय संगत नहीं होता है, इसलिए इसमें विलम्ब होता है। नमस्कार सर, मैं रजनी शर्मा। बाबूलाल मरांडी को आपने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी, विपक्ष का आरोप है कि सरकार के सहारे का काम हो रहा है, आपका क्या? आप सारे बुद्धिजीवी में से हैं, इस आरोप में कितना सत्यता है, इस आरोप में ये हम तो समझ रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। हमको क्या आपत्ति है? हमारा तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। नियम ही यही है कि जो संख्या गरिष्ठ में होता है वो सत्ता पक्ष में जाते हैं, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते हैं उनका सदस्य ही माननीय प्रतिपक्ष के कुर्सी को सुशोभित करते हैं। और आसन के लिए तो ये शुभ अवसर होता है कि सदन नेता और माननीय प्रतिपक्ष के नेता को लेकर के संतुलित ढंग से जो भी जन समस्या है उस जन समस्या को समाधान करके निकल जाना, यही तो मूल है। लेकिन जब इससे इतर हो जाता है, जब ये कानून के दायरे में पड़ जाता है, तो निश्चित रूप से उसको विचार करना पड़ता है। और विचार करने के क्रम में अब
आप किन्हीं को रोक नहीं सकते हैं। जिनको जो मन में आता है वो अपना बोलते ही है, सुनना पड़ता है। इसी से जुड़ा सवाल मेरा भी है कि बाबूलाल मरांडी के मामले में कई दौर की सुनवाई हो चुकी है और फैसला आपने सुरक्षित रख रखा है, तो क्या ये माना जाए कि बाबूलाल मरांडी इस विधानसभा में या इस विधानसभा के कार्यकाल में कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ पाएंगे अपनी पार्टी के साथ? नहीं, इसका तो भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे न्यायाधिकरण में ही केस है और इस विषय पर मैं कैसे करूँ। तब आपको हम आश्वस्त कर सकते हैं तो जो नियम संगत है, जो कानून संगत है, वो तो निश्चित रूप से होकर रहेगा। स्पीकर के रूप में आप बेहतर तरीके से जो काम काज निभा रहे हैं और आप संतुष्ट भी दिख रहे हैं, आपको लगता है कि आप मंत्री होते तो ज़्यादा काम कर पाते? देखिए, हम लोगों के अंदर में काम करने की क्या दक्षता है, क्या कैपेसिटी है, इस विषय को संबंधित दल के जो नेता होते हैं वही बेहतर समझते हैं कि आखिर उनके टीम में जो खिलाड़ी हैं कौन कौन किस पोजीशन में खेल सकते हैं, उनको बेहतर इसको पता होता है। हम लोग तो सिर्फ दल के निर्णय का आदेश वाहक हैं। दल जिस जगह पे लगा दे, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बेहतर सेवा दे सके, ईमानदारी के साथ सेवा दे सके, ताकि सारे लोगों का फायदा भी हो और एक व्यक्ति के लिए दल को जस या अपजस का शिकार न होना पड़े। इस विषय पर भी हम लोग सोचते रहते हैं। तो क्या मतलब जैसे कि आपको गोलकीपर बना दिया है तो आप फ्रंट में अच्छा खेलते? नहीं, ऐसा विषय नहीं है। वो दल टीम के जो कैप्टन है, दल के जो नेता है, वो बेहतर समझते हैं किन से क्या हम कौन सा काम लेंगे। विधानसभा कमेटियाँ आपका कारगर काम कर रही है कि नहीं, और अगर इसकी अनुशंसा कमेटी अनुशंसा करती है तो क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? आप क्या कहेंगे इसमें? आपने देखा होगा कि हमने विधानसभा के कमेटी, इसको दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो ये मिनी कैबिनेट होता है, और उसके समक्ष जो भी विषय आया है उसको हम लोग बखूबी से करते हैं और हम लोगों का अनुशंसा सरकार तक हम लोग भेजने का काम करते हैं। अब सरकार को उस पर निर्णय लेने का आवश्यकता है। सरकार तो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने ढंग से चलते हैं, और सरकार अपने हिसाब से चलने के क्रम में विधानसभा समिति के जो अनुशंसा है, इसको मानना कितना नियम संकुल है और कितना नहीं, इसका विचार वे करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि विधानसभा समिति का अधिकांश अनुशंसा सरकार द्वारा मान ली जाती है। तो विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटाइजेशन की बात कही गई थी, और जो सवाल होंगे या जो जवाब आएंगे विभाग की तरफ से उनको भी ऑनलाइन किया जाएगा, तो क्या कितना ये कारगर हो चुका है सर, कहाँ तक ये होगा? देखिए, ये सिर्फ विधानसभा का प्रयास नहीं है कि देश का पार्लियामेंट ने इस निर्णय को ले चुका है कि हम देश के सारे विधानसभा को एक तरह डिजिटाइजेशन करके उसको चलाने का काम लेंगे, और उसी के क्रम में हम लोग भी देश के अंदर में कई विधानसभा में ये चीज़ हो गया है और कई विधानसभा में ये काम चल रहा है। हम लोग भी वह काम करने के लिए इच्छुक हैं और प्रयासरत हैं। हमको लगता है कि हम लोग भी इसमें कामयाब होंगे या सफल होंगे। लेकिन एक बात हम बता दूं कि आने वाला समय में डिजिटलाइजेशन के क्रम में दुनिया कुछ इस तरह आगे बढ़ रहा है, अगर उस पर हम लोग आज से एक्सरसाइज न कर लें या न करके रखें तो आने वाला समय में हम लोग कितना पीछे पड़ेंगे, इसका अंदाज़ा हम लोगों को खुद नहीं है। इसलिए इसको मान के आपको चलना पड़ेगा कि आने वाला समय में सारा काम इसी से होना है। विधानसभा में सर नियुक्ति और पदोन्नति घोटाले हुए हैं। जिस विधानसभा में भ्रष्टाचार को रोकने, पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम करने और शासक को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने की जवाबदेही है, वो खुद दावेदार हो रहे हैं सर। क्या महसूस करते हैं आप, क्या होना चाहिए? आपका विषय तो सबके समक्ष है। पिछले दिन कुछ विधानसभा में इस तरह का घटना घटित हुआ था और इसको लेकर के बहुत आगे बढ़ा है, और हमको लगा है कि 2 बार न्यायिक आयोग भी बन चुका है, उनका भी रिपोर्ट है। फिर हम लोगों ने एक न्यायिक आयोग का अनुशंसा कर के
फिर से भेजे हुए हैं। अब देखिए उसमें अगर सच्चाई है तो सामने आएगा, और मान लीजिए गलत हुआ है तो गलत हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगा। जो विदेश जा रहे हैं सरकार को, और बार बार राजभवन लौटा रहा है और छोटी छोटी गलतियां हो रही है। वो गलतियां विधानसभा की नहीं है, लेकिन वो विभाग की गलतियां जो नियम बना रहे। मेरा ये कहना है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं? एक विधेयक जाए और राजभवन बार बार उसको लौटाए या लौटे विधेयक, तो इसको आप किस? देखिए, इसको तो हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है, और आपको पता होगा कि पिछले समय में जब हम लोग पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय का विधेयक विधानसभा से पास करके जब राजभवन के समक्ष भेजा, और उसमें शायद हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के क्रम में कुछ त्रुटि था, और त्रुटि रहने के चलते राजभवन से इस विधेयक को फिर से लौटा दिया गया, और फिर से लौटा देने के बाद पुनः सरकार को उस पर एक्सरसाइज करना पड़ा, और जितना पुरानी प्रक्रिया है सारा पुरानी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए फिर से विधानसभा के पटल पर इस विधेयक को लाना पड़ा। बहुत मैंने दोबारा मेहनत करना पड़ा। तो इसीलिए मैंने संबंधित विभाग के तमाम अधिकारियों को बुला करके बैठक भी किया था, और हमने बोला उनको कि देखिए ये अच्छा चीज़ नहीं है, हम बोलेंगे तो आपको तकलीफ लगेगा, लेकिन अब हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के क्रम में अगर ऐसा हो, और इस विषय से राज्य का महत्वपूर्ण विधेयक राजभवन से लौट करके फिर से विधानसभा आए, तो ये कितना खराब चीज़ है, ये आप खुद ही समझ लीजिए इसको। लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी किए कि हाँ, इस क्रम में भूल हुआ है। मैंने महामहिम के समक्ष भी इस बात को रखे थे कि चलिए भले ही ट्रांसलेशन में गलती हुआ है, ट्रांसलेट मीन्स जस्ट टू ट्रांसलेट टू द सेंस का ही ट्रांसलेट होता है, तो होने के क्रम में शब्दों का अगर इधर उधर हुआ है और मूल विषय अगर हुआ है, तो ये सब विधेयक महामहिम को इस विधेयक को ससमय पास कर देना चाहिए, ताकि सरकार इस पर कार्रवाई ले सके। तो खैर हमको महामहिम के द्वारा अनऑफिशियली भी कहा गया था कि नहीं, हम उसको कर देते हैं। चलिए, उसका बात बीत गया, लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव जो राजभवन में जाता है और आने वाला समय में कानून के रूप में हमारे राज्य का 3.5 करोड़ जनताओं को पालन करना पड़ता है, उनमें किसी भी तरह का चूक या किसी भी तरह गंभीरता का अभाव, ये अच्छा परिपाटी कहीं से नहीं है। सर, इन 3 वर्षों में आपने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अपने को असहज महसूस की माना है? ऐसा कोई वाकया आया है जब विधायकों के आचरण से दुखी हुए हों? इसको हम लोगों ने आत्मसात कर लिया है। जब आसन में बैठते हैं तो कौन माननीय विधायक के मुखारबिंद से कौन सा शब्द का इस्तेमाल होगा, और वो संसदीय जो डिक्शनरी है उनमें कौन संसदीय भाषा होगा, कौन असंसदीय भाषा होगा। बहुत सारे माननीय सदस्य हैं, बोलने के क्रम में जब आक्रामक हो जाते हैं तो कुछ कुछ बोल बैठते हैं। तो हम लोग इसको सहने का एक आदत बना रखा है कि चलो विषय आ गया, उनको भले ही हिदायत दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं, कभी कभी हम लोग का जो रिकॉर्ड है उससे स्पॉन्ज करा देते हैं उस बात को, उस शब्द को, लेकिन दे करके उसको हम लोग आत्मसात करने का आदत बना रखा है कि चलिए, लेकिन काम कम से कम हो, यही हम लोग का मूल लक्ष्य होता है। 1 दर्जन से ज़्यादा हम लोग थे कि नए विधायक चुन करके आए हैं। किस विधायक ने आपको, नए विधायकों में बात करें, किस विधायक ने प्रभावित किया, क्या इनका प्रदर्शन कैसा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, कई माननीय विधायक हैं जो सही मायने में विधायी परंपरा को समझने का प्रयास करते हैं और मेहनत भी करते हैं, और वो चाहते हैं कि जितने माननीय पुराने सदस्य हैं, पुराने सदस्य जिस तरह का विधानसभा में अपना बातों को तथ्यात्मक रूप से और तथ्यात्मक रूप से, तथ्य और तथ्य दोनों मिला करके जिस तरह से रखते हैं और सरकार को भी आईना दिखाने का काम करते हैं, उन लोगों के मन में भी ये ललक होता है। इसलिए वो लोग भी इसमें काफ़ी प्रयास करते हैं, और मेरे नज़र से कई माननीय विधायक उस तरह हैं, महिला विधायक भी हैं, पुरुष विधायक भी हैं, जो लोग सही काम मायने में विधायी कार्य को समझने का और विधानसभा में एक अच्छे विधायक के रूप में अपने आप को स्थापित करने का निरंतर प्रयास करते हैं।
इसी से जुड़ा सर मेरा भी एक सवाल था। सदन में तो सारों विधायकों पर आपकी नजर रहती है सर, लेकिन आपकी नजर में सबसे अनुशासित, स्तरीय बहस करने वाला और तथ्यों को सही ढंग से रखने वाला किसी एक विधायक को चुनने की बात हो सर। अभी आपको बताना है, अभी आपका स्थापना दिवस में हम लोग फिर एक विधायक को चुनेंगे इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक के रूप में। ये परिपाटी भी हम लोगों का शुरू से ही झारखंड विधानसभा में स्थापित है, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि कौन लोगों का कामकाज। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि झारखंड विधानसभा से जितने माननीय विधायक हैं, सारे लोग विधायी कार्य में रुचि रखते हैं, जानकारी हासिल करने का प्रयास भी करते हैं और अपना बातों को भी रखने के लिए वो भरपूर प्रयास करते हैं। इतना बात है, उनके अंदर में जिज्ञासु बहुत ज़्यादा है। सर प्रणाम, मेरा सवाल है, विधायकों को विधायी कार्य के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। विधायकों को जब तक आपको सीधा शब्दों में मैं बता दूं कि एक कपड़ा आपने इस्तेमाल किया, धोया और इस्तेमाल किए, उसका क्या स्वरूप होगा, और फिर उस कपड़ा को धोया, उसको प्रॉपरली आयरन किया और फिर आप अपना शरीर पर लगाए, तो देखिएगा वही कपड़ा में फिर दूसरे तरफ से नज़र आपको आने लगेगा, वो ज़्यादा आकर्षक बनेगा। तो इसी तरह से ये जो विधायक चुन करके आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने हैं वो तो ही है, लेकिन जो नए के अंदर में भी बहुत सारा विधायी ज्ञान है, इसको भी आप अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग जो हैं जनप्रतिनिधि के रूप में लोकप्रियता है, जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके आते हैं और विधानसभा के व्यवहार, संसदीय व्यवहार जानने के लिए उनको प्रशिक्षण करना बहुत ही जरूरी है, जिसको मैं कपड़ा का उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर उसमें प्रशिक्षण होगा तो वो और बेहतर होगा। इसको आप अगर दूसरे शब्दों में लीजिएगा तो मान लीजिए एक 8वां का विद्यार्थी को 10वां का विद्यार्थी, उसका जितना कंटेंट है, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, सारा कंटेंट के बारे में आपको बता सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता है। पढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक की आवश्यकता होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि हाउ टू इस्टेब्लिश द कंटेंट, ये एक टेक्निक होता है। तो जब विधायक को प्रशिक्षण देंगे तो प्रशिक्षण के क्रम में उनको वही चीज़ का ज्ञान दिया जाता है कि आप अपने मुद्दों को, आप अपने विषय को विधायी प्रक्रिया के तहत किस प्लेटफॉर्म में और किस वेपन, जो हथियार है विधानसभा का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में उनको दिया जाता है। और प्रशिक्षण प्राप्त विधायक अगर ढंग से प्रशिक्षण लेकर के जो विधायक आते हैं, आप मान लीजिए 100% वे सफल होते हैं। नमस्ते सर, राज्य में जो कुर्मी जाति के लोग हैं, एसटी का दर्जा की मांग कर रहे हैं और आप देखे होंगे कई राज्यों में आंदोलन भी चल रहा है, इसमें आपकी राय क्या है? इसमें भी हमसे नहीं पूछिए तो बेहतर होगा। आंदोलन करना तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, लोग हकूक अपना आंदोलन के माध्यम से ही लेते हैं। निर्णय तो जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए उन लोगों को लेना है। सर एक सवाल संपादक जी ने भी कहा कि जैसे कि आप लिखने पढ़ने में रुचि रखने वाले लेखक आप लगातार विचारों के 11 अध्याय पुस्तक आपने लिखा है, तो फिर अभी अगला क्या कर रहे हैं आप? अगला भी हमारा एक चीज़ लिखने में हमको बहुत ही इच्छा है, लेकिन न समय जुटा पा रहा हूँ। इकोनॉमी ऑफ द झारखंड, इकोनॉमी ऑफ द झारखंड, और विशेष करके गृहस्थी और गृहस्थाली, ग्रामीण परिवेश में गृहस्थी और गृहस्थाली क्या चीज़ होता है, हम लोग आज के आइडियोलॉजी में उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि आप लोग भी सारे लोग उसी पृष्ठभूमि के हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से गांव और घर में देखते हैं कि एक परिवार जिसको गृहस्थाली के रूप में हम लोग मानते हैं, उनका आय का स्रोत क्या क्या है और उस आय के स्रोत से क्या क्या काम करते हैं, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। तो हमारा अधिकांश इकोनॉमी उसी पर डिपेंड है। हम लोग गृहस्थ को, गृहस्थाली को अगर बेहतर ढंग से बना दे तो हमको नहीं लगता है कि संपन्न व्यक्ति फिर कहीं
बाहर नहीं जाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उस परिवार से IAS हो गया, IPS हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर होगा तो वे अपने पैसे में नहीं जुड़ेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन साधारणतः अगर उनको खाने पीने रहने का अगर सब कुछ हो गया तो फिर और दूसरा चीज़ का उतना आवश्यकता उसको नहीं होगा। इसलिए इस पर भी एक लिखने का हमारा इच्छा है। आनंद, एक सवाल हम भी पूछना अध्यक्ष जी, विधानसभा सत्र का संचालन आप सफलतापूर्वक कर रहे हैं, पर सेशन बहुत छोटा होता है, क्या सेशन की अवधि बढ़ाने के लिए कोई प्रयास हो रहा है क्या? देखिए, यही ना आपको एक बात हमने शुरू में ही बोला कि ये सब विधानसभा के अध्यक्ष के हाथ का चीज नहीं होता है। सदन कितने दिन का होगा ये निर्णय कैबिनेट में होता है, और कैबिनेट निर्णय होने के बाद ये राजभवन जाता है। राजभवन जाने के बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास समन भेजा जाता है कि आपने 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीना का, 1.5 महीना का सत्र आहूत करें। तो वहाँ से ये चीज़ होता है। विधानसभा के अध्यक्ष सलाह भले दे सकते हैं कि सत्र लंबा होना चाहिए, लेकिन ये काम कैबिनेट का है। कैबिनेट से ही निर्णय लेकर के राजभवन भेजते हैं, और राजभवन से जो भी आता है उस हिसाब से काम हम लोग कराते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, हमने जितना दिन से विधानसभा का संचालन किया, आपको पहले पारी में भले ही हमारे प्रतिपक्ष के नेता को भी, उनका भी अस्तित्व को एहसास कराने का डेमोक्रेसी में आवश्यकता है, उससे भी हम अस्वीकार नहीं करते हैं, भले ही बाधित हुआ हो। लेकिन सेकंड हाफ का जो हमारा कार्यक्रम रहा है, कोई भी विषय पर चर्चा, आलोचना, समालोचना, उसमें जमकर पक्ष और विपक्ष के लोग भाग लिए हैं। और हमको लगता है कि शेड्यूल टाइम में कभी हम लोग इस परिचर्चा को समाप्त नहीं कर पाए। कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा तक भी समय बढ़ाने का आवश्यकता हुआ है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम पहले भी एक उत्पादकता का बात बोल रहे थे कि साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा विधानसभा का इन ए होल, अगर आप उत्पादकता पर जाएंगे तो उत्पादकता कहीं किसी विधानसभा से कम नहीं है। हम लोग चर्चा करने का भरपूर अवसर पक्ष विपक्ष दोनों को देते हैं। एक चीज तो आप जैसे पॉलिटिकल जैसे बात होता है, पिंड बहुत तेजी से छुड़ाता है। मेरा एक सवाल है, आपने 2 एरा देखा है जेएमएम के अंदर, एक शिबू सोरेन का एरा और एक हेमंत सोरेन का एरा, तो दोनों में क्या चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा उसको मत बांटिए। अभी शिबू सोरेन का ही एरा चल रहा है, उन्हीं का युग चल रहा है। भले ही अभी आप पहले जैसा घूम फिर नहीं पा रहे हैं, अलग विषय है, लेकिन मूल ज्ञान, मूल स्रोत, मूल समझदारी, मूल समझ, मूल आदेश, मूल निर्देश वहीं से आता है। इसलिए अभी तक गुरुजी के मार्गदर्शन से ही झारखंड चल रहा है। अच्छा सर, भले ही उनके मार्गदर्शन में चलने के क्रम में हम लोग कुछ इधर उधर कर बैठते हैं, अलग विषय है, लेकिन मार्गदर्शन तो उन्हीं का होता है। सर, मैं अभिषेक, एक सवाल मेरा भी था। आपके कार्यकाल में सर पिछली बार प्रथम युवा छात्र संसद की आयोजन हुई, और इस बार द्वितीय युवा छात्र, झारखंड युवा छात्र संसद का घोषणा हो चुकी है। लेकिन साल भर सर दर्शक दीर्घा में युवा छात्र छात्राओं को जगह नहीं मिल पाई। क्या आने वाले दिनों में इसका कोई प्रयास होगा? नहीं, मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो छात्र दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए, कुछ दिन तो मना ही था, चूंकि कोरोना काल था, तो कोरोना काल में हम लोग बाह्य व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए मना कर रखा था, इसलिए लोगों को नहीं उठा पाया था। सिर्फ सरकार का जो शेड्यूल वर्क्स होता है वही काम हम लोगों ने किया था। लेकिन जैसे ही कोरोना काल हटा है, हम लोग उन लोगों को भी प्रवेश करने के लिए दे रहे हैं। और आज भी यहाँ तक कि अगर दर्शक दीर्घा में जगह नहीं उपलब्ध नहीं होता है तो हम अध्यक्षीय दीर्घा में भी उन लोगों को प्रवेश करने का अनुमति देते हैं। अगर कोई जानना चाहता है डेमोक्रेसी के बारे में, प्रैक्टिकल ज्ञान अर्जन अगर करना चाहता है तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर, क्या संविधान की 10वीं अनुसूची में भी आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? देखिए, एक बात मैं आपको बेबाक रूप से कर रहा हूँ, ये मेरा निजी बात है, ये आप अध्यक्ष के रूप से इसको नहीं लीजिए। 10वीं अनुसूची तो विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में रहना ही नहीं चाहिए। इसके लिए अलग से कोर्ट का आवश्यकता है जो इसको देखे। अगर आपने देखा होगा पिछले समय में हमने एक नियम को हटा दिया, एक सुओ मोटो था, जो कि स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार स्पीकर को हुआ करता था। और हमारे पूरे देश के अंदर में स्वतः संज्ञान लेने के क्रम में एक मार्मरिंग भी था कि चूंकि स्पीकर किसी दल के होते हैं, इसलिए स्वतः संज्ञान लेने के क्रम में कहीं दलीय
हिंसा के परिधि में तो नहीं पड़ रहा है। इस तरह एक विचार लोगों के मन में होता था, तो पक्ष और विपक्ष में दोनों में मत आ रहा था। और हमने भी इस चीज़ को एहसास किया कि सही मायने में इस जोखिम को आसन क्यों स्वीकार करेगा। अगर हमें कोई लिख के देता है तो हम उस पर विचार करेंगे, हमको अपने से ये सब सुओ मोटो में लेने का कोई अधिकार नहीं। तो आपने, हमको लगता है कि देश में कई विधानसभा में है या नहीं, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन झारखंड विधानसभा के अंदर में सुओ मोटो का एक अधिकार था जिसको हम लोगों ने हटा दिया। बोले स्पीकर सुओ मोटो नहीं लेंगे। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आप भी झारखंड आंदोलन की उपज रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, अध्यक्ष के पद से अलग हटकर है। कोई रोमांचक घटना जो आज भी इसको याद कर कर आप रोमांचित हो उठते होंगे, उस घटना का जिक्र हम लोग सुनना चाहेंगे, बिल्कुल निजी आपका अनुभव। दूसरा कि आज आप पढ़ाई लिखाई की बात हो रही थी, लेखन की बात आप कर रहे थे। आज 22 साल हो गए झारखंड में, सरकार किसी की भी रहे, हम लोगों ने हर सरकार को देखा। आज भी झारखंड के बच्चों को, झारखंड के विधायकों को जब आप बताएंगे कि यहाँ के इतिहास के बारे में, रेयर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो झारखंड में अवेलेबल नहीं है, कोई बेहतर आर्काइव्स नहीं है। इवन विधानसभा के पास भी, आपके पास भी वो सब दस्तावेज नहीं है जो देश के दूसरे राज्यों में या कलकत्ता में और ब्रिटेन में है। क्या सरकार भी बहुत पहल इस पर, किसी सरकार ने अब तक पहल नहीं की? क्या विधानसभा, झारखंड विधानसभा ऐसी समृद्ध आर्काइव्स बनाने का प्रयास कर सकती है, करेगी, जिसके लिए यहाँ के लोगों को जो रिसर्च स्कॉलर है या विधायक है या जो लोग समझते हैं झारखंड मूवमेंट के बारे में या आजादी की लड़ाई के बारे में, उसको जानने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जैसे फ्रीडम मूवमेंट जो रहा, फ्रीडम मूवमेंट में झारखंड के जितने लोग मारे गए, काला पानी गए, उसकी सूची आप कहीं भी खोज लीजिए, नहीं मिलेगी। तो कैसे इन चीजों को आप समृद्ध कर सकते हैं, क्या कोई प्रयास है? पहले आपका दूसरा प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप इस विषय को लेकर के सही में आपके मन में भी पीड़ा है, मेरे मन में भी पीड़ा है। हम लोग भी जब होश संभाला तो देखा, जैसे कि हमारा संथाल परगना में सिदो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो का एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, जिसको संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और बहुत लोग इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई भी माने हैं। बहुत लोग उस पर यह भी अपना कमेंट दिए हैं कि ये जालियांवाला बाग से कम छोटा आंदोलन नहीं था। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग अपने क्षेत्र से, जब अपने राजधानी, तत्कालिक राजधानी एकाकृत बिहार की ओर जाते थे पटना तक, तो दूर दूर तक सिदो कानो, चांद भैरव का कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता था। आप यहाँ तक चले जाइए, हिंदी किताब वगैरह में नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही हम लोग जिस क्षेत्र से हैं, वहाँ से शुरू करिएगा तो 0 किलोमीटर पर बिहार से शुरू होता है, 0 किलोमीटर से बंगाल शुरू होता है। वहाँ अगर चले जाइए तो वहाँ से लेकर के उनके राइटर्स बिल्डिंग तक सिदो कानो, चांद भैरव का आंदोलन का बहुत सारा कथा, बहुत सारा विषय राइटर्स बिल्डिंग में एकत्रित था। और बहुत सारा बंगाली राइटर्स लोग भी इस पर नाटक का मंचन, यात्रा का मंचन, इतिहास लिखन या इतिहास में एक अच्छे स्थान देने का काम लोगों ने किया था। तो हम लोगों को भी उस समय इस विषय पर बड़ी पीड़ा होता था कि भाई इतिहासकार, तत्कालिक इतिहासकार ने जो इस इतिहास लिखे थे, झारखंड का जो असली तथ्य है, जो देश के परिप्रेक्ष्य में अपना जानों को निछावर किए हैं, अपना कुर्बानी दिए हैं, इनका तथ्य को वो लोग सजो के इतिहास में नहीं रखे हैं। आपने देखा होगा पिछले समय में हमारा विधानसभा के अंदर में कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में भूले बिसरे स्वतंत्रता इतिहासकारों के विषय में लिखने का एक उन लोगों ने सिलसिला जारी किया, जिससे हमसे संपर्क करके बोले कि हम लोग विधानसभा सभागार में ही काम करेंगे। हम बोला आप बेशक कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो उसके संबोधन में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आखिर इतिहासकारों का जो कलम है, वे खुद ही अगर वे काला कर लेंगे, कलंकित कर लेंगे तो ठीक बात नहीं है। इसलिए इतिहासकार को भी हम ही लोगों के तरह निष्पक्ष होना आवश्यक है। हम लोग भी देखे हैं इतिहास लिखने के क्रम में बहुत सारे ऐसे इतिहास है जिनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था, उनको स्थान नहीं मिला है। बहुत सारे वैसे लोगों का इतिहास में नाम है जिसको नहीं मिलना चाहिए था, उनका नाम है। आज भी आप देख रहे होंगे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा परिपाटी चल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में, देश को आज़ाद करने में 1947 के पूर्व में अगर इनका इतिहास अगर आप देखेंगे या बाद के कालखंड में भी देखेंगे तो देश आज़ाद करने के क्रम में
आपको नगण्य इतिहास का जानकारी आपको प्राप्त होगा। लेकिन आज एक और एक परिपाटी चल रहा है जो वैसे समय के तत्कालिक जो हमें नेतृत्व प्रदान करते थे कि लोगों के विषय में भी तरह तरह का बात आज परिवेशन करने का काम कर रहा है। ये हमको बहुत अच्छा, ये इस विषय को बहुत अच्छा हमको नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आपके साथ सहमत हूँ कि पिछले समय में वैसे डॉक्यूमेंट, वैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, यहाँ तक कि ब्रिटिश के लाइब्रेरी में भी अगर हो, तो सब तथ्य को हम लोगों को आकलन करने की आवश्यकता है और उसको हम लोगों को यहाँ के जनमानस को अपने इतिहास के बारे में बताना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी अपने इतिहास को जान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। हो गया। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि जब पृथक राज्य का आंदोलन प्रारंभ हुआ और तत्कालिक संथाल परगना और छोटनागपुर और बृहत्तर झारखंड का जो अवधारणा था लेकर के जो एजिटेशन चला, शुरू में भी चला था, लेकिन इस आंदोलन को गुरुजी प्रारंभ किए और फिर इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े। तो उस क्रम में जो गुरुजी के बात और भाषण अखबार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से उनके सभा में जाकर के सुनने का काम हम लोग करते थे और उनके भाषण सुनने के बाद सही मायने में प्रभावित हुए और कहीं न कहीं लग रहा था कि हमारे बिहार का इकोनॉमी से झारखंड का इकोनॉमी जब तक अलग नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगा, तो संथाल परगना, तत्कालिक संथाल परगना और छोटनागपुर का जो स्थिति है, बदहाली है, तंगी है, इसको हम लोग नहीं पाट पाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनके भाषण से हम लोग प्रभावित हुए थे। यही हम लोगों का जीवन का टर्निंग पॉइंट है, मतलब क्रॉस रोड ऑफ द लाइफ है कि उन्हीं के भाषण से प्रभावित होकर के इस बात को हम लोगों ने मान लिया और उनके पीछे चलना प्रारंभ किया और आज आप लोगों के समक्ष हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से। आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों को इसलिए हमने दिया कि आप लोग बड़ी बेबाक ढंग से, सहज से सहज, सरल से सरल और जटिल से जटिल प्रश्नों को हमारे समक्ष रखें और हमारा जितना ज्ञान है इतने अल्प समय में हमारे अगुवाई नेताओं के साथ रह करके या चलते चलते जितना ज्ञान का आहरण हमने अपने जीवन में किया, हमने उस ज्ञान के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दिए। अगर इस उत्तर से कहीं आप अगर सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे छोड़ दीजिए।